हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की असेसमेंट वर्कशीट लेकर आए हैं। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट सामाजिक विज्ञान यानी कि SST की है और इसकी डेट है 8 नवंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखना, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखना जो आपको SST पढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी असेसमेंट वर्कशीट को। इसमें बेसिकली आपने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसी का रिवीजन पढ़ा होगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का एक उपाय है? भू संरक्षण मतलब भूमि को बचाने का। ठीक है, तो पशुचारण पे नियंत्रण करना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब पशु जो है अत्यधिक घास चरते हैं, अतिचारण जब होता है तो उससे भूमि का जो है क्या होता है, क्षय होता है, मतलब भूमि खराब होती है। तो जब हम इसको रोकेंगे तो भूमि का संरक्षण होगा, वो है ना। रक्षक मेखला, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि रक्षक मेखला एक उपाय होता है भूमि संरक्षण का। इसमें क्या होता है ना बेटा, जैसे मान लो बीच में खेत है आपका, ठीक है, तो खेत की मिट्टी सही रहे तो आप क्या करोगे ना, आप अपने खेत के चारों ओर ना बड़े बड़े पेड़ लगा दोगे। ठीक है, ताकि क्या हो कि जो बीज की मिट्टी है ना, यहाँ की जो बीज की मिट्टी है वो बिल्कुल ठीक ठीक रहे, अच्छी रहे। इसे बोलते हैं रक्षक मेखला। तो ये बिल्कुल सही तरीका है कि भूमि को संरक्षण करने का। ठीक है, औद्योगिक जल का उचित परिष्करण, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि भाई जो भी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी होता है वो इस क्या कहते हैं भूमि में ना जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर हम इसका उचित परिष्करण कर देंगे, मतलब उसको पहले गंदा पानी नदी में डालने से पहले उस पानी को साफ कर देंगे, तो क्या होगा, वो गंदा पानी जमीन में नहीं जाएगा और भूमि पर प्रदूषण भी नहीं होगा और ना ही जल प्रदूषण होगा। तो ये भी भूमि संरक्षण का एक उपाय हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ सारा इरेज कर देती हूँ तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के क्षरण का कारण नहीं है? क्षरण मतलब होता है खराब होने का। तो अतार्किक खपत, तो ये भी है, क्योंकि क्या होता है जब आप जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को निकालने लगते हो, एक्सट्रैक्ट करने लगते हो, ज़मीन से खोद खोद के निकालते हो, तो क्या होता है, संसाधन खराब तो ही होते हैं। तो ये तो कारण है संसाधन को खराब होने का। ओके, फिर होता है अत्यधिक उपयोग, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जब आप चीज़ों को लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो चीज़ें खराब ही होंगी, कम होंगी। तो ये दोनों ही संसाधनों के क्षरण का कारण है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है, उसने ये बोला है कि कारण नहीं है, तो ये दोनों तो कारण है ना हमारे, तो आप क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो इसमें कुछ समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, 2009 में हुई थी, इसको याद करना है एज इट इज़। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है? ठीक है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर यानी कि लैंडलेस लेबर जो हैं, उनके लिए विकास का क्या लक्ष्य होगा? उनके लिए विकास का लक्ष्य होगा कि काम करने के अधिक दिन, ताकि उनको मजदूरी मिल सके। तो बिल्कुल ठीक, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, तो ये तो हर जगह आपको टिक करना है। क्यों टिक करना है ये आपको हर जगह? क्योंकि देखो यार, कोई भी इंसान नौकरी करते करते ये नहीं चाहेगा कि उसके साथ वहाँ पर गलत व्यवहार हो। ठीक है, तो विकास का लक्ष्य सबके लिए होगा कि हमारे को समाज में उचित स्थान मिले और कोई भी भेदभाव ना हो। अपने बच्चों के लिए स्थानीय स्कूलों में उत्तम शिक्षा, तो ये कौन से पेरेंट्स होंगे जो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे? ठीक है, तो क्या करना है आपको टिक कर देना है यहाँ पे उपरोक्त सभी में, क्योंकि क्या है ना आपका कि उपरोक्त सभी ही किसी व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य हैं, चाहे वो भूमिहीन मजदूर हो या कोई भी हो। हालांकि हम ये देखते हैं कि विकास के जो लक्ष्य हैं वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपकी जो किताब है अर्थशास्त्र की, उसका पहला पार्ट है डेवलपमेंट यानी कि विकास, उसका मैंने पूरा MCQ वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ देख लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगला है, सुनीता मत्स्य पालन का कार्य करती है, तो बताइए वह अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो, अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में जितने भी पशुपालन के कार्य होते हैं और जितने भी एग्रीकल्चर के कार्य होते हैं वो सारा आता है। तो इससे हम पता लगता है कि वो मत्स्य पालन में सम्मिलित है, तो इट्स मीन वो प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में है। अगर बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो इसमें उत्पादन से संबंधित काम आ जाता है। उत्पादन मतलब कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, बनाना, जैसे कि आटा उगाना, जैसे गेहूं उगाना प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन उस गेहूं से आटा निकाल के बिस्किट बनाना आपका द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, और रही बात तृतीयक क्षेत्र की, तो इसमें क्या होगा, वो जो तैयार बिस्किट है उसको शहरों तक या बाजारों तक पहुंचाना। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र। इसमें आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डॉक्टरी, टीचरी, वकालत सब कुछ आ जाएगा। जो भी हम फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो थर्ड सेक्टर में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में, टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है,
अगला है भारत में शासन के 3 स्तर को क्या कहता है, तीसरे स्तर को सॉरी, थर्ड लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं उसको स्थानीय सरकार बोलते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे केंद्रीय सरकार, द्वितीयक स्तर पे राज्य सरकार और तृतीयक स्तर पे स्थानीय सरकार यानी कि जिला की सरकार होती है। ठीक है, तो स्थानीय शासन आ जाएगा। अगला आपका एजर्शन वाले क्वेश्चन है, यानी कि आपको वक्तव्य और कारण दिया होगा और आपको बताना होगा कि क्या कौन सा सही है आपका ऑप्शन। पहला ऑप्शन होता है कि कारण और कथन दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। अगला बी ऑप्शन होगा कि कारण और कथन दोनों सही तो है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर एक होगा कि कथन सही है कारण गलत है, एक होगा कारण सही है लेकिन कथन गलत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर को पढ़ना। निजी अस्पतालों में अधिकतर इलाज महंगा होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपको लूटने के लिए तो बैठे होते हैं। ठीक है, क्यों लूटने के लिए बैठे होते हैं? क्योंकि उनका प्राइमरी उद्देश्य जो होता है वो होता है लाभ कमाना। ठीक है, इसीलिए वो महंगे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे आपको क्या करना है, मार्क कर देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्ता में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है, तो बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है ना, शक्तियाँ एक दूसरे के बीच में बटी होती हैं, तो क्या होता है सरकार अच्छे से काम कर पाती है और कोई धांधलीबाजी भी नहीं होती है। ठीक है, अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका क्या है, राज्य के प्रमुख अंग ही तो है ना। और इन तीनों के मध्य में जो है कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है, सत्ता की साझेदारी होती है, तीनों एक दूसरे के कार्य पर अंकुश रखती हैं लेकिन ना चाहते हुए भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, दोनों कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे आपको इसको टिक कर देना है, यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से मार्क कर देना है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का निम्नीकरण एक वैश्विक घटना है, तो बिल्कुल सही बात है। अब देखो मान लो भारत में प्रदूषण हो रहा है, तो क्या आप उस प्रदूषण को सिर्फ भारत तक सीमित रख सकते हो? नहीं ना, प्रदूषण तो हवा में होता है। अब हवा एक जगह थोड़ी होती है, कोई हवा तो पाकिस्तान में भी जा सकती है, तो पाकिस्तान में भी पॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक कर देंगे। ठीक है बच्चे, अगला आपका क्वेश्चन है, मेटरनिक ने जोसेफ मैथ्यूनी को हमारी राजनीतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। ठीक है, मेटरनिक जो है वो बहुत चिढ़ता था जोसेफ मैथ्यूनी से। क्यों चिढ़ता था? क्योंकि जो मैथ्यूनी था ना वो नहीं चाहता था कि देश में राजा का शासन हो, इट्स मीन वो राजतंत्र का विरोधी था और इसीलिए मेटरनिक को वो अपना बहुत बड़ा दुश्मन लगता था। तो यहाँ पर भी आपके दोनों ही कथन बिल्कुल सही है और आपका इट्स मीन क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो बच्चे बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ आप अपना वो जो मैंने आपको बताया है चैप्टर 1 का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, आपके एग्जाम्स आने ही वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है।